नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। खबरें देवभूमि की। उत्तराखंड में दिसंबर में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की रूपरेखा तैयार करने के लिए गुरुवार को राज्य सरकार के सलाहकार समूह की बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की। देहरादून के एक निजी होटल में हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री के साथ उनके मंत्रिमंडल के सदस्य, शासन के आला अधिकारी समेत राज्य के उद्योगपति सम्मिलित हुए, ताकि उत्तराखंड में निवेश के लिए फ्रेंडली माहौल तैयार किया जा सके। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आगामी दिसंबर महीने में प्रस्तावित है और इस बार राज्य सरकार का लक्ष्य साल 2018 में हुए इन्वेस्टर समिट से दोगुना निवेश पाने का है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस बार 2.5 लाख करोड़ के एमओयू के साथ हाइड्रो, टूरिज्म, एजुकेशन, सोलर जैसे क्षेत्रों में निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो हमारी दिसंबर माह में प्रस्तावित है, उस बैठक को लेकर आज जो हमारे विभिन्न उद्योग समूह के लोग हैं, शिक्षा क्षेत्र, चिकित्सा क्षेत्र और समाज के विभिन्न सेक्टरों में काम करने वाले लोग हैं, उन सभी से हमने चर्चा की है और सभी ने अपने सुझाव दिए हैं कि कैसे और अधिक लोगों को यहाँ आकर्षित किया जा सकता है, अधिकतम निवेश लाया जा सकता है। उस पर सबके बहुमूल्य सुझाव मिले हैं और उन सुझावों पर हम काम करेंगे। आज से ये हमारा पहले आज ये शुरुआत है और इस शुरुआत के बाद देश के अन्य शहरों में भी हम लोग जाएंगे। अलग अलग हमारे मंत्रीगण भी अलग अलग जगह पर जाएंगे और कुछ विदेशों में भी कहीं जहाँ से इन्वेस्टमेंट की संभावना हो उन देशों में भी जाएंगे। पात्रपाल किशन जी ने कहा कि हम लोग जितने 1000 करोड़ रुपया से ज़्यादा का हम खरीदते हैं, जड़ी बूटियाँ खरीदते हैं, लेकिन उत्तराखंड में जो मुश्किल से 100 करोड़ की मिल पाती है। तो हमने उनको बताया कि आज हम पंचायत एक्ट में अपना परिवर्तन करने जा रहे हैं, जिसमें इस राज्य की 11,203 पंचायतों में हम लोग हर्बल फार्मिंग अलाउ कर रहे हैं कि किसान हर्बल की खेती भी कर सकता है और उसका दोहन भी कर सकता है अपने पंचायत के अंदर, ताकि उसकी आजीविका से जुड़े और हम पे रॉ भी उपलब्ध हो। इसके अलावा एग्रो बनेगा, वुड बेस्ड इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री है, आपका लीजा वाली इंडस्ट्री, रेज इंडस्ट्री है, पेरूल बेस्ड इंडस्ट्री है, तो तमाम संभावनाएं हैं। तो इसको किस तरह से एक्सपोर्ट किया जा सके, निश्चित रूप से इसको लेकर के हम लोग तैयारी करेंगे। नहीं, देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तराखंड की दो सबसे बड़ी समस्याएं अगर आप देखेंगे और सदी मैंने पिछले 7 साल में हम ही सुन रहे हैं सदन के अंदर, वो पलायन और रोज़गार है और उसको रोकने के लिए इन्वेस्टर समिट बहुत ही ज़रूरी एक स्टेप है। पिछली बार जब 17 में हमारी सरकार बनी थी और उस वक्त माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी सीएम थे, उस वक्त भी हमने एक इन्वेस्टर समिट किया था और लगभग 22,500 करोड़ के प्रोजेक्ट जो है वो धरातल पे उतरे थे, जिसका फ़ायदा युवाओं को हुआ, जिसका फ़ायदा उत्तराखंड की इकॉनमी को हुआ। उसी के सापेक्ष हमने इस बार भी एक इन्वेस्टर समिट रखा है जो कि लगभग दिसंबर में होगा और उसी को लेके माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज एक मीटिंग यहाँ पे ऑर्गेनाइज करी थी, जिसमें टॉप इंडस्ट्री के लोग थे, सारे अधिकारी थे, मिनिस्टर्स थे। उत्तराखंड सरकार का यह जो प्रयास है उत्तराखंड की समृद्धि के लिए, लोगों के विकास के लिए और उत्तराखंड की क्षमताओं को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन यह प्रयास है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं जिस तन्मयता से, तल्लीनता से और गंभीरता से विषयों को सुना और बहुत समय दिया, तो वैसे भी उत्तराखंड बहुत अच्छा प्रदेश है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत संभावनाएं हैं। इस मीटिंग के बाद और जिस तरह की योजनाएं बनी हैं, हमें पूरा विश्वास है कि पूरे देश के लोगों की नहीं, पूरे विश्व के लोगों के जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो उद्योग लगाना चाहते हैं, उनकी निगाहें उत्तराखंड की ओर बिल्कुल। और आज सिख समुदाय द्वारा आनंद कारज में रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था लागू किए जाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और कार्यक्रम के दौरान सिख समुदाय द्वारा शादी विवाह में रजिस्ट्रेशन लागू किए जाने के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद कर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री श्री गुरु सिंह सभा के द्वारा किए गए गरीब कल्याण हेतु कार्यों की सराहना करते हुए नजर आए और 25 लाख गरीब कल्याण व 25 लाख रुपए गरीब बच्चों के स्कूल के उत्थान के लिए भी उन्होंने देने की घोषणा की।
देखिए, लंबे समय से डिमांड चली आ रही थी कि आयकर जो एक्ट लागू हो, और इसमें दृढ़ता से निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया। मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और आज गुरुद्वारा सिंह सभा गुरुद्वारा में आकर के उन्होंने इस तरह के व्याख्यान भी किया, घोषणा भी की, और इससे पहले ही मंत्रिमंडल ने इसको पारित किया। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है सबके लिए। जिस तरह से उन्होंने एक सम्मान देने की बात की, सम्मान के लिए मैं उनका हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूं। देखिए, लंबे समय से डिमांड चली। बागेश्वर विधानसभा सीट उपचुनाव के नामांकन का अंतिम दिन गुरुवार को कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार ने नामांकन किया और इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कांग्रेस भारी मतों से चुनाव जीतेगी। आर्य ने आरोप लगाया कि बीजेपी के द्वारा लगातार लोकतंत्र को खत्म करने का काम किया जा रहा है और इस बात को जनता तक पहुंचाया जाएगा। जनता को बीजेपी के भ्रष्टाचार से भी अवगत कराया जाएगा। तो यशपाल आर्य ने कहा कि यह विधानसभा सीट उपचुनाव एक नजीर पेश करेगा और बीजेपी के कुशासन को भी खत्म करने का काम करेगा। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा बीजेपी के द्वारा लगातार उत्तराखंड को बर्बाद करने का काम किया जा रहा है। बागेश्वर में भी 20 साल से बीजेपी के उम्मीदवार को जनता ने जिताया, लेकिन बागेश्वर में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और पूर्व सांसद प्रदीप टमटा ने बागेश्वर से मंत्री रहे स्वर्गीय चंदन रामदास के परिवार को घेरा है। प्रदीप टमटा का आरोप है कि योग्य युवाओं को दरकिनार कर परिवहन मंत्री रहे चंदन रामदास की पुत्री का सिलेक्शन किया गया। हालांकि मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद यह पूरी प्रक्रिया रुक गई। शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर बागेश्वर में जनता कांग्रेस को विजयी बनाएगी। देखिए, ये चुनाव तो राज्य की सरकार के खिलाफ बागेश्वर की जनता का और यह उत्तराखंड राज्य के लोगों की भावना का एक प्रतीक है कि हम इस जनविरोधी सरकार को सबक सिखाएं। देखिए, बड़ी मज़ेदार की बात और विरोधाभास की सरकार है। देश के प्रधानमंत्री लाल किले से परिवारवाद को नकारते हैं, कोसते हैं और अपने ही दस्तखतों से ही इस बागेश्वर में परिवारवाद को स्थापित करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राज्य के मुख्यमंत्री ने कल कहा कि हम चंदन रामदास जी की लीगेसी को आगे बढ़ाएंगे, हम भ्रष्टाचार को दूर करेंगे। इसी राज्य के अंदर पिछले एक लंबे समय से राज्य के नौजवान बेरोजगारी के खिलाफ अपना अभियान चलाए हुए। और बागेश्वर उपचुनाव में नामांकन के बाद बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी के 40 बड़े नेता इस लिस्ट में शामिल हैं, जिसमें मुख्यमंत्री का नाम है, प्रदेश अध्यक्ष का नाम है, कैबिनेट मंत्री और कई दिग्गजों का नाम इस सूची में शामिल है। पूर्व मुख्यमंत्री जिसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत, विजय बहुगुणा और तीरथ सिंह रावत का नाम भी शामिल है। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और रेखा वर्मा भी बागेश्वर चुनाव में प्रचार प्रसार करती हुई नजर आएंगी। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में सबसे मजबूत दल के रूप में है, सबसे बड़े दल के रूप में है। हमने बागेश्वर में जो उपचुनाव हो रहा है वहाँ 188 विधानसभा क्षेत्रों में पहले ही अपने शक्ति बूथ के स्तर पर जो पालक हैं संयोजक बन चुके हैं, जो बूथों के पालक हैं संयोजक बन गए हैं, मंडलों स्तर पर प्रभारी नियुक्त हो गए हैं। सभी विधायक और सांसद उस क्षेत्र में लगातार जनता से जनसंपर्क कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चुनाव हम लड़ रहे हैं और संगठन के मजबूत प्रबंधन से इस चुनाव को बेहतर तरीके से लड़ा जाएगा और जीता जाएगा। कांग्रेस का जो सवाल है, कांग्रेस का सवाल तो स्वयं कांग्रेस के कार्यकर्ता ही उनसे पूछ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो बागेश्वर चुनाव में जहां राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत पूरी झोंक दी है, वहीं प्रशासन भी पूरी तरह तैयार है। बागेश्वर की जिलाधिकारी अनुराधा पाल का कहना है कि चुनाव को संपन्न कराने के लिए, शांतिपूर्ण कराने के लिए पूरी तैयारी है। किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर भी प्रशासन तैयार है। आचार संहिता के पालन के लिए भी सभी इंतजाम किए गए हैं। चुनाव के दौरान शराब और पैसे बांटने की शिकायत पर कड़ी कार्रवाई होगी। अब हमारा नॉमिनेशन आज प्रथम नॉमिनेशन हुआ है बीजेपी के द्वारा और कल तक हमारा लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन है। तो कल तक जितने भी हमारे फॉर्म्स बिके हैं, लगभग 7 फॉर्म हमारे बिके हैं, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि कल तक सारे नॉमिनेशन हो जाएंगे। उसके बाद विड्रॉल की डेट है
वो स्क्रूटनी 18 तारीख को है, 21 को विड्रॉल की डेट है, तो 21 तक हमारा फाइनल हो जाएगा कितने कंटेस्टेंट कैंडिडेट हैं। अब मैं बताना चाहूँगी कि 188 बूथ हैं टोटल हमारे, उन पर हमारा मतदान होना है और हम मतदान कार्मिकों की नियुक्ति कर चुके हैं। फर्स्ट रैंडमाइजेशन मतदान कार्मिकों का हो गया है, उनकी ट्रेनिंग भी 18 तारीख को ड्यू है। ईवीएम का फर्स्ट रैंडमाइजेशन भी आज हम लोगों ने जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी प्रेजेंस में सुनिश्चित किया है, तो वो 291 की रिक्वायरमेंट हमारी रिज़र्व को लगा के है, तो हमने वो सब सुनिश्चित कर लिया है। तो अब हमारी तैयारी लगभग पूरी है। और दूसरा एक बात है कि हमारे यहाँ भी बरसात का सीज़न है, आपदा का वो है, तो इसके दृष्टिगत रखते हुए हमने रूट चार्ट काफ़ी वृहद तरीके से बनाया है। सभी रोड डिपार्टमेंट्स की मीटिंग ली है, उनको टारगेट दिया है, जितने भी वल्नरेबल पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट है, उनको चिन्हित कर ले, वहाँ पर एक्स्ट्रा जितनी भी जेसीबीज पोकलैंड लगानी है उनकी तैनाती कर ले और ट्रांसशिपमेंट की भी व्यवस्था करी है, और ताकि हमारा पोलिंग पार्टी को पहुँचाने का बिल्कुल फ्लॉलेस तरीके से पोलिंग पार्टी अपने बूथ तक पहुँचे और वापस भी आए। तो ये सारी तैयारियां हमने कर ली हैं। आज शाम तक हमारे तीनों ऑब्जर्वर भी पहुंच जाएंगे और कल उनके साथ भी एक ब्रीफ मीटिंग हो जाएगी। तो अभी हम लोग पूरा इलेक्शन मोड में पूरी तरह से तैयार हैं और अभी तक आचार संहिता का सुनिश्चित किया जा रहा है, आचार संहिता का पूरी तरह पालन हो रहा है। कोई भी केस ऐसा दर्ज नहीं है जिसमें आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है। तो हम लगातार हमारी FST SST QRT भी हमने बनाई है, LMT लिकर मॉनिटरिंग टीम भी बनाई है, तो लगातार फील्ड में है और लगातार अपना कार्य कर रहे हैं। अब और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव में जिस तरीके से चंदन रामदास की पत्नी पार्वती दास को टिकट मिला है, उसे कांग्रेस बीजेपी पे परिवारवाद को लेकर आरोप लगा रही है। साथ ही कांग्रेस का कहना है कि उत्तराखंड में जितने भी उपचुनाव 2017 के बाद हुए हैं, सभी उपचुनाव में बीजेपी ने परिवार के सदस्यों को ही टिकट दिए हैं। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दास जोशी का ये कहना है कि बीजेपी कांग्रेसी पर परिवारवाद का आरोप लगाती है, लेकिन बीजेपी को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे और भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे, और उनके द्वारा जो पौधा रोपा गया, आज वो विश्व का सबसे बड़ी पार्टी है। उनके समय में भारतीय जनता पार्टी ने 2 सांसदों से अपनी यात्रा प्रारंभ की थी और आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोकसभा के अंदर स्पष्ट बहुमत से हैं और दुनिया में सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में स्थापित हैं। अटल जी ने देश के लिए बहुत कुछ किया, उन्हें राजनीति में नए अध्याय खोले और देश के अंदर जो गठबंधन का धर्म की जो सरकारें हैं उसका एक उदाहरण अगर पेश किया तो अटल जी ने किया। 2 दर्जन से अधिक दलों की सरकार को 5 वर्ष तक बिना किसी व्यवधान के चलाना अटल जी के नेतृत्व का ही चमत्कार था। जिस चुनाव की वो बात कर रहे हैं, उस चुनाव को लेकर के सभी को पता है कि आदरणीय चंदन रामदास जी का स्वर्गवास हुआ था और उनके परिवार के लोग वहाँ पर काफ़ी लंबे समय से चंदन रामदास जी के साथ सहयोगी के रूप में काम करते आए हैं। और निश्चित रूप से हम कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देती है। कांग्रेस जिस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप और जिस प्रकार का वातावरण बनाने के चक्कर में पड़ी हुई है, जिस पार्टी को प्रत्याशी के चक्कर लगाने पड़े हैं, वो पार्टी क्या माहौल बनाएगी। पार्टी के नेताओं को पढ़ना लिखना चाहिए, उसके बाद परिवारवाद उन सब चीज़ों पर ज्ञान रखना चाहिए, ज्ञान देना चाहिए। उनके प्रदेश अध्यक्ष कौन से परिवार से हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष के पूर्व मुख्यमंत्री से क्या नाते रिश्तेदारी है। और कांग्रेस में तो कहा जाता है कि फूफा चाचा और भतीजी की गवर्नमेंट चल रही है, तो कांग्रेस पार्टी पहले अपने को देखे। लेकर यहाँ चंदन रामदास जी तक ये परिवारवाद के सहारे जी रहे हैं। इनकी पार्टी परिवारवाद में डूबी हुई है और आरोप दूसरे पर लगाते हैं। ये बिना परिवार के चुनाव नहीं जीत सकते। आप देखिए 3 या 4 उपचुनाव यहाँ हुए हैं, उसमें इन्होंने परिवारवाद का सहारा लिया। इन पे हिम्मत है तो क्या भाजपा में, बागेश्वर में कोई और कार्यकर्ता नहीं है? हिम्मत ही नहीं है, नैतिकता ही नहीं है। ये कितना झूठ बोलते हैं, सफ़ेद झूठ बोलते हैं। ये तो मैं इतना कहूँगा कि निर्लजता की भी एक हद, एक सीमा होती है।
उस सीमा को भी भारतीय जनता पार्टी के नेता पार कर चुके हैं और दूसरे को नसीहत देते हैं दिखाने के लिए रोज परिवारवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर शुरू किया गया मेरा माटी मेरा देश अभियान के तहत नगर निगम हरिद्वार द्वारा हरिद्वार के ललतोलपुर के पास बने अमृत वाटिका में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और कार्यक्रम में बीजेपी, कांग्रेस समेत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार शामिल रहे। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने शिरकत की। निशंक ने शहीदों को नमन करने के साथ साथ देश की सांस्कृतिक धरोहर को संजोए रखने का संकल्प लिया। नमन कर रहे हैं आप और ये वीरों का वंदन हो रहा है के लिए शहीद हुए बलिदान। नगर निगम के अंतर्गत मेरी माटी मेरा देश ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये बहुत ही उत्साहपूर्वक हो रहा है। मैं समझता हूँ कि पूरे देश के इतिहास में ये पहला ऐसा अवसर होगा जब माटी से बच्चा भी जुड़ करके देश की आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर पूरा देश ऐतिहासिक रूप में अपना उल्लास और उत्साह मना रहा है। इस अवसर पर ये आज नगर निगम में के अंतर्गत हरिद्वार में जो देश की नई पूरी दुनिया की आध्यात्म की राजधानी है जहां पूरे देश और दुनिया का बच्चा निगम और ऋषिकेश के रामझूला पुल पर धंसने का खतरा पैदा हो गया है। रामझूला पुल के नीचे लैंडस्लाइड हो रहा है और इससे पुल कभी भी गिर सकता है। इस खतरे को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने रामझूला पुल पर आवागमन पूरी तरह रोक दिया है। रामझूला पुल से ऋषिकेश के गीता भवन, स्वर्गाश्रम, मुनि की रेती, परामर्थ निकेतन और नीलकंठ महादेव की ओर जाया जाता है। इस संपर्क मार्ग पर लगातार भूस्खलन हो रहा है और इसी भूस्खलन के कारण रामझूला पुल पर खतरा मंडरा रहा है, जिसको देखते हुए यहां फिलहाल आवागमन को रोक दिया गया है। और नेपाली मूल के युवक की मौत मामले में परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच करने की बात कही। युवक 12 अगस्त को ही नेपाल से आया था और 15 अगस्त को उसकी मौत हो गई थी। वहीं अब परिजनों का आरोप है कि युवक की हत्या की गई थी। जानकारी के मुताबिक पौड़ी श्रीनगर रोड पर 15 अगस्त को नेपाली युवक बेहोशी की हालत में मिला था, जिसे पुलिस ने जिला अस्पताल पौड़ी में भर्ती कराया। युवक की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया, लेकिन श्रीनगर के डॉक्टर ने युवक को देहरादून के जॉली ग्रांट अस्पताल रेफर कर दिया। परिजन युवक को श्रीनगर से जॉली ग्रांट लेकर जा रहे थे। बीच रास्ते में ही युवक ने दम तोड़ दिया। आकस्मिक मृत्यु की बात आई है तो बॉडी हमने पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है और अभी पोस्टमार्टम प्रारंभ होने वाला है। कॉज ऑफ डेथ उसके बाद ही पता चलेगा, लेकिन हमने इस संबंध में अपनी तरफ से जो है जांच कल से ही प्रारंभ कर दी थी जैसे ये प्रकरण सामने आया था, और इसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे वो आपको बाद में आपसे शेयर कर दिए जाएंगे। थाने में किस तरह देखते हैं? नहीं, उन्होंने एक जांच एप्लीकेशन हमारे यहाँ दी है एक थाने में, तो उस पर हम जांच कर रहे हैं और पार्टी सीसीटीवी फुटेज और ये सब जो देखा जा रहा है घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है और सारी चीज़ें उसमें सीसीटीवी फुटेज के अनुसार भी हम उसमें जांच कर रहे हैं। गले में भी निशान है और मारपीट हो रखे है। अब ये कौन आदमी, एक आदमी की शौक है, उसके मोटरसाइकिल में घूम रहा था बल। अब इसकी नाम तो मुझे जानकारी नहीं है और बाकी मॉडल हो ही रखे हैं, मॉडल हो ही है। अब इसकी शिकायत हमने पुलिस की है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।